नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। देश के सबसे बड़े टॉक शो एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हमारे विशेष मेहमान हैं 1987 बैच के IRTS ऑफिसर और केंद्रीय भंडारण निगम के MD अमित कुमार सिंह जी। प्रशासनिक सेवा में 37 वर्ष का लंबा अनुभव रखने वाले अमित कुमार सिंह जी का जन्म दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। फिर 1987 में ये भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी बने। 2021 से ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में बेहद अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले ये वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक सहित भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। आज हम इनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायनामाइट न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। नमस्कार, धन्यवाद। आप भारतीय रेलवे में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, फिर अचानक कैसे ख्याल आया कि अब इधर केंद्रीय भंडारण निगम में अपनी सेवाएं देनी हैं? देखिए, अगर आप केंद्रीय भंडारण निगम के विषय में भी जब हम चर्चा करेंगे तो केंद्रीय भंडारण निगम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ही काम कर रही है और इंडियन रेलवे जो भारतीय रेल है वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में कंट्री में अग्रणी भूमिका निभाती है। तो ये जो कार्य है बहुत कोई भिन्न नहीं है, एक ही सेक्टर है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि दोनों संस्थाएं हैं। इंडियन रेलवेज़ एक बड़े पैमाने पे है देश में और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की अपनी एक पहचान है और अपने क्षेत्र में वेयर हाउसिंग में और लॉजिस्टिक्स में। तो और मैं हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने जीवन में कोशिश करता हूँ कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया काम किया जाए। तो काफ़ी लंबा एक समय हो गया था भारतीय रेल में, तो उसके बाद मुझे ये लॉजिकल लगा कि एक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए और कुछ नया सीखा जाए और नया काम किया जाए। अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा आपने कहा, मैं मेरे पैदाइश दिल्ली की है। मेरे पिताजी जो हैं वो भी रेलवे में थे और रेलवे सर्विस में नॉर्दर्न रीजन में ही उन्होंने काम किया ज़्यादातर। हम अलग अलग जगह पर हमारी पढ़ाई हुई है, जो है कालका, सहारनपुर, दिल्ली सब मिलाकर। और मैं अपने परिवार में अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। हम 3 भाई हैं और एक बहन है। और मेरी जो पत्नी हैं वो डॉक्टर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जो अभी फ़िलहाल जो है वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। आप अब तक किन किन पदों पर काम कर चुके हैं? मैं जैसा आपने कहा, रेलवे में मैं लगभग 32 साल रहा और उसमें मैं यहाँ आने से पहले जो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी रेलवे में वो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर और चीफ विजिलेंस ऑफिसर था। मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो बिलासपुर हेडक्वार्टर है वहाँ पर। उससे पहले मैं मंडल रेल प्रबंधक था वडोदरा में। और बीच में मैं एक 5 साल का मेरा एक पीरियड था डेपुटेशन का, जो मैं कंटेनर कॉरपोरेशन में रहा अहमदाबाद में, नॉर्थ वेस्ट रीजन का हेड बनकर। और रेलवे में, वेस्टर्न रेलवे में मेरे पेरेंट रेलवे रही और मैं वेस्टर्न रेलवे में मैंने ज़्यादातर काम किया है अलग अलग डिविजन्स में, ऑपरेशंस में और कमर्शियल में। और इसके अलावा मैं हुबली में जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है वहाँ भी काम कर चुका हूँ। काफ़ी लंबा और वास्ट अनुभव आपका रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम के बारे में कुछ बताएं। क्या मुख्य काम है केंद्रीय भंडारण निगम का और ये कैसे काम करता है? देखिए, केंद्रीय भंडारण निगम, जैसा आपको विदित होगा कि 1957 में जो है ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था और 1962 में इसको वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट में बदलकर एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसका गठन। इसका उद्देश्य था कि जो देश में भंडारण क्षमता को बढ़ाना और जो खाद्य भंडारण है और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको सपोर्ट करना
और मेन उद्देश्य इसका केंद्रीय भंडारण निगम का यही था जब इसको इस्टेब्लिश किया था और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको सपोर्ट करना भंडारण के लिए। इसके साथ ही स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो स्टेट्स की हैं उनको भी सपोर्ट करना। तो ये केंद्रीय भंडारण का गठन तो इस उद्देश्य से हुआ, लेकिन उसके अलावा पिछले सालों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो मैंडेट है वो बढ़ता चला गया और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हुआ और अलग सिर्फ फूड ग्रेन ही नहीं और बहुत सारे 400 से अधिक नोटिफाइड कमोडिटीज़ हैं जिनका स्टोरेज केंद्रीय भंडारण निगम करता है। उसके अलावा जो है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में CFS ICD जो कंटेनर फीड स्टेशन और इनलैंड कंटेनर डिपो होते हैं उनका भी संचालन करता है 20 जगह पर। मेजर पोर्ट जितने भी हम सब जगह उपस्थित हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्रीय भंडारण निगम ही पहला निगम था जिसने कि CFS की शुरुआत की थी देश में, कंटेनर कॉरपोरेशन से भी पहले। अभी कंटेनर कॉरपोरेशन इस क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती है, लेकिन शुरुआत CWC ने की थी कंटेनर फीड स्टेशंस की। इसके अलावा हम कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन भी करते हैं, हमारा पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज का भी बिज़नेस है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करते हैं। बहुत सारे जो वेयर हाउसिंग से जुड़े हुए और लॉजिस्टिक्स से डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उन सभी में हम लोग लगभग उपस्थित हैं। अमित जी, ग्रीन वेयर हाउसिंग की काफ़ी बातचीत होती है अपने देश में। CWC कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कुछ बताएं। देखिए, जब हम ग्रीन वेयर हाउसिंग की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। हमारे जो टर्मिनल्स हैं, सेंटर्स हैं उसमें, तो उस दिशा में तो हम शुरू से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे सारे जो टर्मिनल्स हैं सब जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है, हम उसी तरह से करते हैं। उसके अलावा ये जो अभी जो मॉडर्न डिज़ाइंस जो हम लोग अब बना रहे हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान में रखा जाता है कि जो नेचुरल लाइट है उसको किस प्रकार से कितना अधिक से अधिक यूज़ किया जाए जिससे कि बिजली की खपत को कम हो सकती है, और जो एयर सर्कुलेशन है वेयर हाउसेस के अंदर उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है विद द डिज़ाइन ऑफ द वेयर हाउस जो है। और जो सोलर पावर का है जो वो भी हम इस क्षेत्र में बहुत हमारा काम ज़्यादा नहीं हुआ है सोलर पावर के लिए, लेकिन सोलर पावर के क्षेत्र में अब हम धीरे धीरे और कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सरफेस एरिया है जिसमें हम ये कर सकते हैं और आगे हम चल के इसमें और अधिक काम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अमित जी, जब मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डाला कि इस बार मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ केंद्रीय भंडारण निगम के MD का, तो काफ़ी सवाल आए। उन्हीं में से एक मैं सवाल पूछता हूँ एक दर्शक का। तमाम ऐसी जगहें हैं देश में जहाँ पर वेयर हाउसेज नहीं हैं और इसके अभाव में हमारे खाद्यान्न और फल सब्जियां आदि सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम की क्या भविष्य की योजनाएं हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो भंडारण क्षमता उसके लिए है जो कि फूड ग्रेन जिसको हम कहते हैं कि जो अनाज है, चाहे वो गेहूँ है, चावल है और दालें हैं और इस प्रकार के जो भी जो श्री अन्न हैं, तो अगर हम उस क्षमता को देखें तो उसके लिए जो हमारे जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो देश में हमको स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरी है। अनाज के स्टोरेज के लिए सरकारी जो गोदामों की जो हमारी स्थिति है वो लगभग पूरी है, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि लेकिन कि वो जो एक योजना जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की है वो उसको और पूरा करेगी। जो जहाँ पे जिन जिन जगहों पर जो छोटे जगहों पर जहाँ पर नहीं है उसको पूरा करेगी। लेकिन दूसरी चीज़ आपने ये बोली कि जो हम कहते हैं कि पेरिशेबल कमोडिटीज, चाहे वो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके उसमें बहुत गैप है। उसमें जो गैप है उसके लिए हमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेस चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए
वो जो क्रिएशन है वो एक कैपिटल इंटेंसिव है और उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी हाई है। इसके लिए अभी और अधिक प्रयास होने आवश्यक है। देश में जितना ज़रूरत है उतने नहीं है। उसमें लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि कोल्ड स्टोरेज एक अपने अकेले में सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसको एक कोल्ड चेन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पूरा एक लिंकेज होना चाहिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो फार्म गेट से लेके और कंज्यूमर तक का उसका लिंक होना चाहिए पूरा। तभी वो एक कोल्ड स्टोरेज जो है कहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है। देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन और डीएफसी के पास वेयर हाउसेस बनाने की बातचीत भी समय समय पर होती है। वास्तव में इसकी स्थिति है क्या? देखिए, डीएफसी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उन्होंने बहुत सारे लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर आवश्यकता है वेयर हाउसिंग कैपेसिटी की या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की। अगर लैंड पार्सल बड़ा है तो वहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा सकते हैं। और ये उन्होंने पहल की है और बहुत जगह पर ईस्टर्न कॉरिडोर में और वेस्टर्न कॉरिडोर में उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शुरुआत भी की है। सीडब्ल्यूसी ने भी एक वेस्टर्न कॉरिडोर पर एक लोकेशन सक्सेसफुली थ्रू ओपन बिडिंग ली है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं और भी भविष्य में इस तरह के लोकेशन पे हम करेंगे। सिर्फ डीएफसी नहीं, इंडियन रेलवेज़ में भी जो है ये अभी एक ये सोच चल रही है और पॉलिसी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बन रही है, जिसमें कि रेलवे की लाइन पे भी वो उस तरह का क्रिएशन किया जाए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अगर देखा जाए तो हमको ये पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसमें ये है कि सिर्फ उसी जगह पे नहीं बना देना जहाँ पे हमारे पास लैंड उपलब्ध है। उसमें हमें ये देखना ज़रूरी है कि इंडस्ट्री क्लस्टर क्या है, प्रोडक्शन सेंटर्स क्या हैं, कंजम्पशन सेंटर्स क्या हैं और उसके जो फ्लो हैं ओरिजिनल डेस्टिनेशन के वो क्या हैं, उसके हिसाब से जो है वो लॉजिस्टिक्स पार्क को लोकेशन को और उसके फैसिलिटीज़ को सोच समझ के बनाया जाए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। अमित जी, हमने देखा है कि केंद्रीय भंडारण निगम खाद्य उत्पादों और खाद्यान्नों और कृषि के लिए काफ़ी एक्टिव है इस क्षेत्र में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्र और नए तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि कह लीजिए। तो इन इन क्षेत्रों के लिए भी वेयर हाउसिंग की मांग तेज़ी से हो रही है। तो क्या सीडब्ल्यूसी की भविष्य में इस तरह की कोई योजना है कि इन क्षेत्रों में भी वेयर हाउसिंग बनाएं? देखिए, भविष्य में क्या, हम तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी चल चुके हैं और कदम उठा चुके हैं। और अगर मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो खाद्यान्न का भंडारण है उससे जो हमारा रेवेन्यू है वो सिर्फ लगभग 48% के करीब है, 45-48% के करीब है। बाकी जितना भी हमारा रेवेन्यू है वो दूसरे कमोडिटीज़ से है, दूसरे वर्टिकल से है। जो हमारे भंडारण क्षमता भी है उसमें 50% से अधिक जो है नॉन फूड ग्रेन आइटम्स है, जो चाहे वो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हों, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हों, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनीज़ हों। ई कॉमर्स की जब आपने बात की तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स की जो कैपेसिटी हमारे पास में थी, जो हमारी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन लगभग 6.5 लाख स्क्वायर फीट था 2021 में। आज की तारीख में वो लगभग 80 लाख स्क्वायर फीट है। गजब। कि जो ई कॉमर्स कंपनी लगभग 40 ई कॉमर्स कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई है देश भर में अलग अलग जगह पर, और जिसमें कि पूरी बड़ी बड़ी जो आपकी जितनी ई कॉमर्स कंपनी है वो भी हैं और जो क्षेत्रीय हैं, जो छोटी ई कॉमर्स कंपनीज है वो भी हैं। सभी प्रकार के हमारे पास जो है कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम वेयर हाउसिंग में भी अभी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ग्रेड ए वेयर हाउस जो कहा जाता है, विश्व स्तर पे जो पूरा जो बनाया जाता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, उस प्रकार के हमने ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल था, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, काफ़ी तेज़ दुनिया भाग रही है, एआई भी अब आ चुका है। तो सीडब्ल्यूसी के जो वेयर हाउसेज हैं, क्या
इनके संचालन में, मैनेजमेंट में कोई तकनीक का भी आप लोग इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, जिससे संचालन में काफ़ी आसानी हो मैनेजमेंट करने में? देखिए, हम सीडब्ल्यूसी में हम पूरी तरह से डिजिटलाइज़्ड हैं। हम पूरा हमारा सारा काम जो है वो डिजिटल है, वो हम पेपर बेस्ड काम नहीं करते हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ऑलरेडी पिछले 5 साल से चल रहा है, जिसमें भी हमारे वेयर हाउस के पूरा ऑपरेशंस हैं जो वो ऑनलाइन है। और जो है हमारे सीएफएस आईसीटीज़ हैं, वो भी उसका भी सिस्टम इसी तरह से डिफरेंट जो हमारे वर्टिकल्स हैं सबके। और अभी हम अब एक इन सब प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करके एक ईआरपी सिस्टम भी ला रहे हैं। इसके अलावा जो हम सीसीटीवी कैमरास का जो सर्विलेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, और अभी हम उसको बढ़ा भी रहे हैं। और हम आईओटी का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी अभी एक अवार्ड किया है वर्क रेलटेल को फॉर इंक्रीजिंग द सीसीटीवी कवरेज और आईओटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसमें कि जो हमारी प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं फूड क्रेन के लिए, उसकी मॉनिटरिंग होगी। अभी हम लोगों के केंद्रीय भंडारण निगम की कुल भंडारण क्षमता कितनी है और आगे का क्या प्लान है? देखिए, इसको जो आज के समय में ये भंडारण की जो क्षमता है वो बदलती रहती है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से जो है वो कभी हम कुछ हायर करते हैं, कभी कुछ डी हायर करते हैं। पर अगर आज की समय में मैं अभी बोलूँ आज की तारीख में, तो लगभग हमारे 550 लोकेशन पे वेयर हाउस हैं, जो कि 126 लाख स्क्वायर फीट की कैपेसिटी है। भंडारण निगम और ज़्यादा बेहतर प्रभावशाली रिजल्ट दे, इसको लेकर आपके अनुभव के हिसाब से क्या आपको लगता है सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, अभी तो एक मैं शेयर करना चाहूँगा कि भंडारण निगम को और अधिक एम्पावर करने के लिए हमको नवरत्ना स्टेटस अभी मिला है, जिसमें कि हमारी इन्वेस्टमेंट की पावर्स और हमारी डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बढ़ जाती है। तो एक तो ये इस दिशा में कार्य ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और हम compete कर रहे हैं मार्केट में। जो हमारा जो कंपटीशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारा कंपटीशन है। तो बहुत बार ये होता है कि हम लोग उस तरह से जितना हमें स्फूर्ति होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में या मार्केट की ओरिएंटेशन होनी चाहिए, वो हमारे जो मैंडेट है कॉरपोरेशन एक्ट के, उसके हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड मार्केट के हिसाब से नहीं कर पाते। तो इस दिशा में सोच विचार किया गया, और अभी ये कॉरपोरेशन को कंपनी एक्ट में, अंडर कंपनीज एक्ट कन्वर्ट करने की प्रक्रिया वो जारी है। मुझे उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक तो ये कदम है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा मेरे विचार में एक और जो कदम होना चाहिए, जो कि सभी, सिर्फ सीडब्ल्यूसी के लिए नहीं है, बाकी सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ये लागू होगा कि जो जॉइंट वेंचर फॉर्मेशन की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा और डेलीगेट होना चाहिए, कि जिससे एक फ्रीडम होना चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कि अपने डोमेन ऑफ वर्क में वो जॉइंट वेंचर्स की को फॉर्मेशन आसानी से कर सके। वो प्रक्रिया थोड़ी अभी लंबी और थोड़ी कठिन है। लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग मुझे लगता है एक दूसरे के पर्याय हैं, सबसे बड़े सेवा प्रदाता हैं, लेकिन यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की कमी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे इसको थोड़ा सा कहूँगा कि ये पर्याय नहीं है। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एक अम्ब्रेला है, लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर है, उसके अंदर सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी सर्विसेज आती है, सभी प्रकार की बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन है, हैंडलिंग है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, पैकिंग रीपैकिंग है, बहुत सारी प्रकार की सर्विसेज लॉजिस्टिक्स में आ जाती है। तो वेयर हाउसिंग एक पार्ट है उसका। तो एक तो ये प्राय नहीं है शब्द। दूसरा ये है कि आपने सही कहा कि जो स्किल्ड मैन पावर की जो कमी है,
उसको कैसे पूरा किया जाए ये एक गंभीर विषय है। इसमें काफ़ी प्रयास हैं। जैसे एक अप्रेंटिस स्कीम है गवर्नमेंट की, हम भी उस अप्रेंटिस स्कीम में जो हम 12th पास हैं, 10th पास हैं, उनको लेते हैं, उनको 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं ऑन द जॉब, और जिससे कि वो आगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़े, वो सीखें उसमें। एक तो अप्रेंटिस स्कीम का ऑलरेडी चल रही है, लेकिन दूसरा एक चीज़ ये भी और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कोर्सेज़ हैं। एक तो आपने जैसे मालूम होगा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय भी है, जी जी, जो कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन जी, है। जी, पिछले कुछ ही सालों में ये बना है। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। लेकिन मेरे विचार में एक चीज़ और होना चाहिए कि जैसे हम 12th के सिलेबस में बहुत सारे हमने विषय इस बार अभी हो गए हैं स्कूलों में, तो कुछ एक लॉजिस्टिक्स और सेक्टर के ऊपर भी एक कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें कि जो बच्चे हैं उनको Encourage हों स्कूल के लेवल से ही थोड़ा-सा एक समझ में आए कि लॉजिस्टिक्स कितना बड़ा सेक्टर है और उसमें एक्चुअली में क्या स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। वो मेरे ख़्याल से एक कदम होना चाहिए। केंद्रीय भंडारण निगम में समय समय पर नौकरियों के किस तरह के अवसर सृजित होते हैं? देखिए, हमारा जो 2 प्रकार का है, एक तो एग्ज़ीक्यूटिव कैडर है, दूसरा नॉन एग्ज़ीक्यूटिव कैडर है। नॉन एग्ज़ीक्यूटिव कैडर में एंट्री लेवल पे 2 प्रकार की भर्ती होती है। एक तो टेक्निकल कैडर की होती है, जो कि क्वालिफ़ाइड होता है टेक्निकल, जो कि हमारा जो फूड ग्रेन का प्रिज़र्वेशन है, उसके लिए, और पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज जो है हमारे, उनके लिए कार्य करते हैं। और दूसरे होते हैं एक जनरल, जो कि वेयरहाउस मैनेजमेंट और दूसरी सर्विसेज को मैनेज करते हैं। तो ये 2 प्रकार की एंट्री नॉन एग्जीक्यूटिव में होती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं, और इसमें टेक्निकल में भी लेते हैं और जनरल में भी लेते हैं। अब हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के हिसाब से कुछ आपके सवाल लेना चाहेंगे। एक मुलाकात यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में बेहद लोकप्रिय है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे तैयारी करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन किसी भी कारण से सफलता हाथ नहीं लगती और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार देखने में आता है आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे नौजवानों को क्या आप सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे कि कैसे इस चुनौती से निपटें? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हाँ, बहुत आसान है वैसे ये कहना कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए? मेरा विचार में सिर्फ़ अगर हम पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देंगे और सिर्फ़ ये सोचेंगे कि सिर्फ़ पढ़ते रहने से ही हमें जीवन में सफलता मिलेगी, तो वो संभव नहीं है। हमें अपने पर्सनैलिटी की ऑल राउंड डेवलपमेंट ज़रूरी है, और उसमें हर चीज़ का एक अपना महत्व है। पढ़ाई अपनी जगह पर है, शारीरिक तंदुरुस्ती अपनी जगह पर है, और मानसिक संतुलन अपनी जगह पर है, और उसमें एक बहुत वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि प्ले करते हैं। जो फैमिली का जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं जो समझता हूँ, मुझे जो लगता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि सभी को करनी चाहिए, कि योग करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, और थोड़ा-सा समय निकाल के हर रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि फोकस बढ़ता है, एक सोच सही दिशा में जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये कि एक तंदुरुस्त शरीर में ही एक तंदुरुस्त मस्तिष्क रह सकता है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। अगर हम अपने शरीर को सही रखेंगे तो हमारी सोच भी सही रहेगी, और हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिले या ना मिले सिर्फ़ इसी पे निर्भर नहीं करता है कि आपने क्या किया, इस पे भी निर्भर करता है कि बाकी और कितना
लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका क्या किस्मत का इलेक्शन। हाँ, नो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि किस्मत की बात है, इट इज़ आपकी मेहनत है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ हम अपने जीवन में सिर्फ एक ही एम लेकर चलें, ये भी सही नहीं है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव और प्लान बी भी अपनी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह से अपने को तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समय पे और कभी भी कोई इस प्रकार की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं कि हमें किसी प्रकार का डिप्रेशन हो या हमें कोई गलत कदम उठाना पड़े। एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। भारतीय रेल सेवा के आप अधिकारी हैं। रेल दुर्घटनाएं एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी कल ही की बात है, कितनी बड़ी दुर्घटना पश्चिम बंगाल में हुई। आपके अनुभव के आधार पे क्या लगता है, कैसे इन रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है? देखिए, ये बहुत कठिन सवाल है। इसका कोई एक स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्घटनाएं के विभिन्न कारण होते हैं। कुछ मानवीय भूल होती हैं, कुछ तकनीकी वजह से होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है जो भी होना है, होता हो इस प्रकार की। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। ये इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं आपके सवाल का पूरा जस्टिस कर पाऊँगा कुछ छोटे समय में कि रेल दुर्घटनाओं के रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमको देखना पड़ेगा। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ये तो बहुत ही सबसे मुश्किल सवाल है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है तो हम निर्वाण प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी लक्ष्य की तलाश में हूँ कि कहाँ है लक्ष्य। अगर वैसे देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में जो एक सोचता है इंसान, वहाँ तक तो लगभग मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, पहुँच गया हूँ। लेकिन अभी भी खोज जारी है जीवन के लक्ष्य की। वो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जिसमें सोसाइटी के लिए कुछ हो। बहुत अच्छी सोच है आप। जो आजकल जो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, तो मेरा ऐसा विचार है कि मैं आगे चल के कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि इस दिशा में कुछ ऐसा काम करूँ जहाँ पे जो उस वेस्ट की अपसाइक्लिंग हो, एनवायरनमेंट इशू भी एड्रेस हो, और जो स्किल डेवलपमेंट है, जो हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनकी को एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट हो। और इसको किस तरह से ऐसा किया जाए कि जो कमर्शियली वायबल हो, नॉट सिर्फ कि ग्रांट्स और सब्सिडीज़ पे चले वो, उसको किस तरह से उसको इस तरह की एक दिशा में ले जाया जाए कि इन सब एक्टिविटीज़ को मिला के कुछ कमर्शियली वायबल वेंचर हो, जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट हो, एनवायरमेंटल कंसर्न भी इशू एड्रेस हो, और इनकम जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। हाँ, बहुत एम्बिशियस है मेरी सोच, लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में मैं कुछ शायद कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक मुलाकात में हमारे साथ बातचीत के लिए वक्त निकालने का। तो ये थे अमित कुमार सिंह जी, केंद्रीय भंडारण निगम के एमडी और 1987 बैच के IRTS अधिकारी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय, देश की एक और बड़ी और चर्चित हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।